कम्युनिकेशन के फ्रंट पे फेल देखते हैं अब आप? अगर मैं नरेंद्र मोदी होता ना तो जो उनकी कम्युनिकेशन की टीम है इंक्लूडिंग हिरेन जोशी, मैं उन सबको चेंज कर देता, फायर कर देते। बसपा की सुप्रीमो मायावती, उनको आपने इतना दबा दिया कि देश के दलित का उनसे भरोसा उठ गया और उत्तर प्रदेश के दलित ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को वोट दे दी। किसी को इतना मत दबाओ कि उसकी क्रेडिबिलिटी ही ना बचे। तो जो एम फैक्टर बीजेपी के लिए बूंद साबित हुआ था वरदान मोदी, अब वही एम फैक्टर मीडिया और मायावती। तो मैं अगर मोदी होता ना, मैं हिरेन जोशी उनकी टीम को सैक करके नई टीम लेके आता, कहता कि इस तरीके से काम करो ताकि मीडिया की क्रेडिबिलिटी बनी रहे और हमें उसका ज्यादा फायदा मिले। राहुल गांधी ने तमाम राज्यों के नेताओं को ये संदेश दिया है, भले ही आप हम लोगों को कमजोर समझते हो कि हम लोग कमजोर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो के.एन. रजन्ना को हटाया जाना कर्नाटक की राजनीति के लिए भी किसी तरह का मैसेज है क्या? जब जब ये बात जाती है राहुल गांधी के पास कि नई चीफ मिनिस्टर चेंज कर दो, वेणुगोपाल कहते हैं नो सर, इज वेरी पॉपुलर सर, नो वी कैन नॉट रिमूव हिम सर, नो इज वेरी पॉपुलर, काम खत्म। आपने कहा कि एक मजबूत मैसेज राहुल गांधी देना चाहते हैं कि भैया हम स्ट्रांग हैं, चाहे सरकार 3 राज्यों में है। यूथ कांग्रेस में नहीं दे पा रहे हैं सर क्या? अभी तक नहीं हुआ है, जब ये नहीं हो पाएगा तब बताऊंगा कि क्यों नहीं हो पा रहा है। अच्छा। अब तो मैं जो कहना चाह रहा था कि इंस्टीट्यूशंस के जरिए मैसेज कम्युनिकेट करते हैं, वो ये कि जो चीजें अगर सही नहीं है, झूठ इनके मुंह से बुलवा दीजिए। तो क्या किसी तरह का झूठ आपको लगता है? नहीं, अगर झूठ था तो हमारे एयरफोर्स चीफ से झूठ बोलने का फायदा क्या है? आप उनकी पोजीशन क्यों डिमीन कर रहे हो? वो इस देश के एयरफोर्स चीफ हैं और उससे हासिल क्या करना है? भाई किसी भी खबर के पीछे मैं हमेशा ढूंढता हूं कि व्हाट इज बियॉन्ड दैट, राइट। उसकी सच्चाई उसके पीछे होती है। सच्चाई ये नहीं होती कि गांव में 3 दिन बिजली नहीं आई। सच्चाई ये होती है कि वो 3 दिन बिजली काटने के बाद राज्य सरकार बिजली परचेज करती है जी। सच्चाई ये होती है, जो कभी नहीं छपता। ठीक बात है, बिल्कुल। 3 दिन बिजली नहीं आई गांव में, लाइट नहीं आई, तो वहाँ वो अखबार में खबर छपेगी, लोकल अखबार में जिले के, और फिर वो खबर जाएगी राजधानी में, फिर बिजली मंत्री बिजली परचेज करेंगे। तो वो बिजली परचेज करने के लिए 3 दिन बिजली काट के माहौल क्रिएट करते हैं कि देखिए बिजली नहीं है हमारे पास, तो हाँ, तो अब खरीदना पड़ेगा। तब खरीदना पड़ेगा। अगर आप बिना बिजली काटे खरीदोगे सवाल उठ जाएंगे आपके ऊपर। तो हमेशा ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज बियॉन्ड दैट। एग्जैक्टली। इसी क्रम में तो इस एपी सिंह जी के एयरफोर्स चीफ के इस स्टेटमेंट के पीछे क्या है, ये मेरी समझ से परे है। एग्जैक्टली, मैं इसी क्रम में बात कर रहा था कि जब मैंने सोचा कि एपी सिंह साहब का जब ये बयान आया है, इससे क्या कुछ हासिल हो सकता है, जो बात आपने कही मुझे तो कुछ भी नहीं दिखा, क्योंकि हासिल करने जैसी कोई चीज होती तो जो सवाल आपको याद होगा, पहलगाम हमले के जो आरोपी थे उनको मार दिया गया, वो भाषण से पहले मारा है ना, और ये सवाल उठाया भी था अखिलेश ने कि टाइमिंग ये क्यों है। ठीक है, तो अगर आपको फायदा उठाना होता है इस चीज का तो आप सदन में बोल देते, चलिए आपने लेट कर ही दिया, सदन में बोलते तो शायद आप फायदा उठा रहे हैं। एक चीज समझ में आती है जी, जो मैंने अभी बैठे बैठे सोची है, वो समझ में ये आती है कि जब एयरफोर्स चीफ का स्टेटमेंट आया पी सिंह जी का, तो मुझे लगता है कि वो एसआईआर के मुद्दे को, इस वोट चोरी के मुद्दे को मीडिया में डाइवर्ट करने की कोशिश थी। लेकिन वो मुद्दा इतना स्ट्रॉन्ग है, उसमें ऐसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स हैं और उसमें समूचा विपक्ष इकट्ठा है, तो वो हो नहीं पाया। हाँ, ये मुझे मंशा लगती है। कम्युनिकेशन के फ्रंट पे फेल देखते हैं अब आप? इस पे एक बात बताता हूँ आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग। अगर मैं नरेंद्र मोदी होता ना, तो जो उनकी कम्युनिकेशन की टीम है इंक्लूडिंग हिरेन जोशी, मैं उन सबको चेंज कर देता, फायर कर देते। नहीं, फायर नहीं, इस विषय पे नहीं, अच्छा, दूसरे विषय में बताता हूँ क्यों। क्या हो रहा है, वो जिस तरीके से काम करते हैं ना, उनकी जो टीम है हिरेन जोशी एंड जो उनकी बाकी टीम है, वो अब सबको पता लग गया है कि ये जो मैसेज आया है, ये जो व्हाट्सएप आया है, ये उन्हीं की तरफ से आया है। अब 2 चीजें ऐसी की इन लोगों ने 2024 के चुनाव तक, कि उनको इतना दबा दिया कि उनकी क्रेडिबिलिटी चली गई। राइट। पहली देश की मीडिया, उसको इतना दबा दिया, क्रेडिबिलिटी चली गई। अब देश की जनता उसको भरोसा नहीं करती। ठीक बात है। ठीक है, तो मीडिया किसी काम की नहीं रही आपकी। अगर आप उसकी क्रेडिबिलिटी रखते, फिर उसका इस्तेमाल करते, आपको ज्यादा फायदा होता है। और दूसरा, बसपा की सुप्रीमो मायावती, उनको आपने इतना दबा दिया कि देश के दलित का उनसे भरोसा उठ गया और उत्तर प्रदेश के दलित ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को वोट दे दी।
बिखर गए। क्यों? क्योंकि मोदी जी की टीम ने मीडिया और मायावती जी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सीधा हार्म किया। तो जब तक किसी भी संस्थान की, किसी भी व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, वो आपके किसी काम का नहीं है। तो जो एम फैक्टर बीजेपी के लिए बूंद साबित हुआ था, वरदान मोदी, हाँ, अब वही एम फैक्टर मीडिया और मायावती। तो मैं अगर मोदी होता ना, मैं हिरेन जोशी उनकी टीम को सैक करके नई टीम लेके आता, कहता कि इस तरीके से काम करो ताकि मीडिया की क्रेडिबिलिटी बनी रहे और हमें उसका ज्यादा फायदा मिले। जब जनता इस बात को ही मानने लगी है कि जो सारे टीवी चैनल हैं ये सिर्फ मोदी जी के लिए काम करते हैं, उनके दिमाग में ये चीज बैठ गई है, विपक्ष भी बैठा रहा है, तो फिर आपको फायदा क्या है मीडिया का जी। और इस देश का दलित वोटर, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जो मायावती को अपना सब कुछ मानता है, ठीक है, जब उसके अंदर ही संदेश चला गया कि बहन जी जो है वो बीजेपी की प्रेशर में है, तो उसने किसको वोट दिया? अखिलेश को और कांग्रेस पार्टी को। ठीक है, तो किसी को इतना मत दबाओ कि उसकी क्रेडिबिलिटी ही ना बचे। इलेक्टोरली भी हार्म होगा, हर चीज नैरेटिव टाइप भी होगा। नहीं, किसी भी चीज को जी इतना मत दबाओ कि उसकी क्रेडिबिलिटी ना बचे। जैसे ही वो खत्म होगी, वो आपके किसी काम का नहीं। कोई भी चीज आपके लिए वैल्यूएबल तब तक है जब तक उसकी वैल्यू है जी। तो हिरेन जोशी जी को सोचना चाहिए इस बात के ऊपर। मीडिया को लेकर जब आपने बात की तो एक पुरानी बात मुझे याद आई। आज से 4-5 साल पहले कोई वीडियो हमने पॉलिटिक्स पे की थी और बीजेपी आईटी सेल से एक फोन आया। शुरुआत में तो गाली गलौज कर रहे थे। मैंने उनका नंबर लिया, मैंने कहा यार पूरी रात तुमसे बतियाएंगे, शादी वादी तब हुई नहीं थी। हमने पूरी रात उनसे बातचीत की और आईटी सेल के उस आदमी ने बताया कि देखो भाई, ये जितने भी गोदी मीडिया तुम लोग कहते हो जिनको, उनको हम लोग भी पता, हमको पता है कि वो गोदी मीडिया है और हम उनको सुनते बुनते नहीं हैं। और उस वक्त अडानी वाला एनडीटीवी नहीं होता था, रवीश वाला एनडीटीवी होता था। उन्होंने कहा था हमारे पास सख्त आदेश ये हैं कि किसी को देखो ना देखो, रवीश कुमार को देख लिया करो, उसके शो में अगर कोई सवाल आते हैं उसके जवाब ढूंढ लो, उसके जवाब मिल गए तो ठीक है, इन लोगों को देखने का कोई फायदा ही नहीं। तो जब इनका इकोसिस्टम ही नहीं देख रहा है। इस पे एक कहानी मैं सुनाता हूँ। हाँ सर प्लीज, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इरशाद सर, इरशाद। अब मैं तो विपक्ष कवर करता हूँ, कांग्रेस पार्टी, विपक्षी पार्टियां। तो सत्ता पक्ष की तरफ से एक फोन आया मेरे पास किसी के थ्रू। तो उन्होंने कहा कि ये किसी की इमेज पे हार्म करना था, कि ये एक ट्वीट करना है। मैं तो सब करता ही नहीं, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना। फिर मेरे मन में सवाल आया, मैं कहा ये आप मुझसे करवाना चाहते हो? क्रेडिबिलिटी। बोले कि हमारे वालों की क्रेडिबिलिटी नहीं है। हाँ, जो लोग उधर कवर करते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, दे आर बिहेविंग लाइक कार्यकर्ता। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसी को इतना मत दबाओ कि उसकी वैल्यू आप जीरो कर दो और फिर वो आपके किसी काम का ना रहे। राहुल गांधी ने तमाम राज्यों के नेताओं को ये संदेश दिया है कि भले ही हमारी सरकार 3 राज्यों में है, हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना, भले ही आप हम लोगों को कमज़ोर समझते हो कि हम लोग कमज़ोर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़रूरत पड़ेगी तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो आपको अब कांग्रेस लीडरशिप की लाइन टो करनी पड़ेगी। जो अब ये विश्वास कहाँ से आता है? ये विश्वास पहले नहीं था। ये विश्वास आता है कि जब आप मोदी को 240 पर रोक देते हो। ये विश्वास आता है कि जब आप देश के एलओपी बनते हो। ये विश्वास आता है जब आप भारत जोड़ो यात्रा निकालते हो। ये विश्वास आता है कि जब आप खुद से ये कहते हो कि मैं बिहार में वोट चोरी के मुद्दे पे यात्रा करने जा रहा हूँ। ठीक है। और ये विश्वास आता है कि जब आपके डिनर में समूचे विपक्ष की टॉप लीडरशिप वहाँ पे हाजिर हो। ये विश्वास वहाँ से आता है और उसी विश्वास के जरिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने ये कहा कि ये मैं टॉलरेट नहीं करूँगा, चाहे इसके रिपरकशंस कुछ भी हों, चाहे वो मेरे हक में हो। अब मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, कई लोगों को कहता हूँ, आज ऑन कैमरा बोल देता हूँ, राहुल गांधी के पास क्या खोने के लिए है? कुछ जितना छवि नष्ट होना तो हो चुका, जो कुछ है राहुल गांधी के पास पाने के लिए, खोने के लिए कुछ नहीं। एग्जैक्टली। आप 2014 में 44 सीटों पे आए, आप 2019 में 52 सीटों पे आए, आप 2024 में आप 99 सीटों पे आए। खूब राजनीतिक रूप से आपकी आलोचना हो रही है, खूब आपकी ट्रोलिंग होती है, आपके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, आपके खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। ठीक है, आपके खिलाफ और 32 केस चल रहे हैं जिसमें वो आरएसएस के लोगों को लेकर स्टेटमेंट दे रखे हैं उन्होंने। तो अब मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कोई आदमी क्या खो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का मैसेज दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी रणनीति है जो बहुत सालों के बाद मैंने देखी है। क्योंकि मणिशंकर अय्यर का निलंबन को मैं ऐसे नहीं देखता हूँ जैसा ये
जिस तरीके से इनको सैक किया जिस तरीके से मैसेज देने वाला वो राज्य के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर फैसला लिया गया था और वो टेम्परेरी फैसला था। ये जो फैसला है ये दुर्गामी है, इसके परिणाम भी दुर्गामी है और ये इसमें एक संदेश है सबके लिए। जो बात कर रहे हैं, मैसेज है इसके अंदर। इसके अंदर एक मैसेज है, एक हिडन मैसेज है कि अगर हमारी लाइन नहीं लोगे तो भले ही हम 3 राज्यों में हैं, भले ही हम कमजोर हैं, लेकिन बख्शूंगा नहीं। बख्शूंगा, इसका मैसेज है। बख्शूंगा नहीं, ये मैसेज राहुल देना तो चाहते हैं कर्नाटक के जरिए, लेकिन कहीं और है जहां पर शायद ये मैसेज दे नहीं पा रहे हैं या दे भी पा रहे हैं तो पूरा नहीं हो पा रहा है। उस पर हम आएंगे, लेकिन कर्नाटक की बात चल रही है सर, तो एक सवाल मेरे जहन में जो जागा है वो आप थोड़ा सा बताइए कि के.एन. रजन्ना कैबिनेट मिनिस्टर का नाम है जिनको सैक किया गया, सिद्धारमैया साहब के क्लोज बताए जाते हैं, डी.के. शिव कुमार के खिलाफ बताए जाते हैं, ओपनली उन्होंने कहा था कि भाई अध्यक्ष जो है वो बदला जाए। तो के.एन. रजन्ना को हटाया जाना कर्नाटक की राजनीति के लिए भी किसी तरह का मैसेज है क्या? डी.के. शिव कुमार और सिद्धारमैया? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखो, मैं बहुत लोग क्या कहते हैं कि खबरें चल जाती हैं कि कुछ कर्नाटका में होने जा रहा है, डी.के. मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, डी.के. साहब फिर नया सूट सिलवा लेते हैं, उनको लगता है कि शपथ में यही पहनूंगा बंद गले वाला जी। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जब तक के.सी. वेणुगोपाल संगठन महामंत्री है, सिद्धरामैया मुख्यमंत्री पद से नहीं हट सकते, पहली बात। दूसरी बात, सिद्धरामैया की राज्य में पकड़ है। तीसरी बात, उनके पास लगभग 100 एमएलए हैं। हालांकि एमएलए का होना मैं इतना स्ट्रांग नहीं मानता, क्योंकि अगर लीडरशिप ये मैसेज दे दे कि नहीं डी.के. भी बनेगा या कोई तीसरा काला कुत्ता मुख्यमंत्री बनेगा, वो सारे एमएलए उसके पास भाग के जाएंगे। एमएलए की फितरत ही ऐसी होती है, पद की बात है, व्यक्ति की नहीं। हाँ, व्यक्ति की बात नहीं होती उसमें। तो मेरा ऐसा मानना है जो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव शील्ड है सिद्धरामैया के पास वो के.सी. वेणुगोपाल है। जब ये बात जाती है राहुल गांधी के पास कि नहीं चीफ मिनिस्टर चेंज कर दो, वेणुगोपाल कहते हैं नो सर, इज वेरी पॉपुलर सर, नो वी कैन नॉट रिमूव सर, नो इज वेरी पॉपुलर, काम खत्म। अब उन तक पहुंचने वाले लोग कितने हैं कि जो डी.के. की बात कर सकें? मैटर ये करता है ही नहीं, ये फर्क है। तो इसलिए आपने कहा कि कर्नाटक की राजनीति में मैसेज नहीं, आपने जो नाम लिया मंत्री जी का, जो अब पूर्व मंत्री हो चुके हैं जी, उनके हटने से या किसी और के बनने से इस विषय पे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। डी.के. और सिद्धारमैया के क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है सर, आपने कहा कि एक मजबूत मैसेज राहुल गांधी देना चाहते हैं कि भैया हम स्ट्रांग हैं, चाहे सरकार 3 राज्यों में है। यूथ कांग्रेस में नहीं दे पा रहे हैं सर क्या? पदाधिकारियों की लिस्ट आती है, ओबीसी की राजनीति आप करते हैं, आपने बोला था इसी शो में कि ओबीसी के नेता बनना चाहते हैं राहुल गांधी, मतलब एजेंडा उनकी पॉलिटिक्स का ये है। आपका सबसे बड़ा फ्रंटल, बल्कि मैंने लिखा भी था एक जगह कि ड्रीम प्रोजेक्ट जैसा था यूथ कांग्रेस राहुल गांधी के लिए। उस यूथ कांग्रेस में ही इनका अपना एजेंडा जो ये चाहते हैं नहीं चल पा रहा है, क्यों? पिछले दिनों जो उदय भान जो नए आईवाईसी प्रेसिडेंट हैं, जब से वो बने हैं तो उन्होंने अपनी ऑफिस बीरर की लिस्ट निकाली। और अभी हाल के दिनों में क्या हुआ है कि ओबीसी डिपार्टमेंट के साथ साथ एक ओबीसी काउंसिल बन गई है पार्टी के अंदर, जिसमें सिद्धरामैया, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, ठीक है, ये सब लोग उसमें शामिल हैं। और ये बेसिकली ओबीसी एजेंडा पुश कर रहे हैं। और राहुल गांधी चाहते हैं कि क्योंकि बहुत बड़ा तबका ऐसा था पार्टी के अंदर जो इस बात के पक्ष में नहीं था कि राहुल गांधी ओबीसी की पॉलिटिक्स करें, ठीक है, क्योंकि उनको लगता था कि इससे जो बाकी वोट है अपर कास्ट का वो छिटक जाएगा, जो भी हमारे पास आता है ओबीसी के अलावा जी। तो राहुल गांधी ने क्या किया कि एक ओबीसी काउंसिल गठित कर दी। तो जब उस काउंसिल ने वो लिस्ट देखी तो उन्होंने कहा कि इसमें ओबीसी का है ही नहीं। तो उन्होंने ये बात राहुल गांधी को इतला की। वहाँ पता लगा कि राहुल गांधी के सामने ये लिस्ट आई ही नहीं, उनसे अप्रूवल लिए ही नहीं गया। तो फिर राहुल गांधी ने इन्फॉर्म किया वापस के.सी. वेणुगोपाल को कि देखिए इसमें जो भी मतलब शेयर बनता है ओबीसी का, एससी का, एसटी का, जो वो अक्सर वो करते हैं कि ओबीसी एससी एसटी की राजनीति आजकल वो कर रहे हैं, वो उसमें डाला जाए। लेकिन जहाँ तक मेरे पास जानकारी है अभी तक वो लिस्ट ऐसे के ऐसे ही है। और ओबीसी काउंसिल के इंटरवेंशन के बाद और राहुल गांधी का संगठन महासचिव के बोलने के बावजूद भी अभी तक कोई भी नया ओबीसी चेहरा उस लिस्ट में नहीं डाला गया है। तो ये क्यों? हाँ, कहा ये जा रहा है कि आप हमें ओबीसी की एक लिस्ट दे दीजिए जिनको हम बिहार में काम दे देंगे, ठीक है, यूथ कांग्रेस की तरफ से। लेकिन ये लड़ाई बिहार में काम करने वाले वॉलंटियर्स की नहीं है, राइट। ये लड़ाई है कि उदय भान आईवाईसी प्रेसिडेंट की
जो अधिकारियों की लिस्ट है उसमें कितने ओबीसी, कितने दलित, कितने ट्राइबल हैं। ये लड़ाई इस बात की लेके हो रही है, ये लड़ाई हिस्सेदारी की हो रही है। राहुल गांधी खुद ही कहते हैं ना कि जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो वो जब आपके संगठन में इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है तो मैं फिर ये बात कहूंगा ये काम किसका है? अब केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव का काम है। he has to implement all this। लेकिन सर राहुल गांधी जब के एन रजन्ना को सैक करवा सकते हैं, कह सकते हैं कि सैक करो उसको, तो ये काम क्यों नहीं करवा सकते हैं? दोनों में फर्क है। अच्छा, दोनों में फर्क है। वहां लाइन टो करने की बात है जो पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ हिस्सेदारी की बात है। यहाँ आप दिलवा सकते हो। अगर वेणुगोपाल फोन उठा के ये कह दें कि भैया दूसरी लिस्ट बना के भेजो और उसमें मुझे इतने नाम ओबीसी के चाहिए, इतने दलित चाहिए, इतने ट्राइबल चाहिए, हो जाएगा। हाँ, तो ये क्यों नहीं हो पा रहा है? अगर वो हो सकता है तो अभी तक नहीं हुआ है। जब ये नहीं हो पाएगा तब बताऊंगा कि क्यों नहीं हो पा रहा है। अच्छा, मतलब संभावना है कि हो जाएगा। देखिए अभी तक जब जैसा आपका सवाल आया मैंने उसका जवाब दिया आपको, ठीक है। तो अभी मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कि उस लिस्ट में फेरबदल हो और जो जिसको हिस्सेदारी चाहिए वो उसको मिले। और अगर ये नहीं हो पाएगा फिर मैं आपको अगले शो में बताऊंगा कि ये क्यों नहीं हो पा रहा है।